माँ की मौत के बाद पापा के अकेलेपन को मानसी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि वृद्धावस्था उम्र का वह पड़ाव होता है जब व्यक्ति को एक सहारे की ज़रूरत होती है। मानसी क्या अपने पापा के अकेलेपन का कोई हल ढूंढ पाई? वातावरण में औपचारिक रुदन का स्वर गहरा रहा था। पापा सफ़ेद कुर्ते पैजामे और शाल में खड़े थे। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है, पर मेरे मन में सदा से ही इस रंग से चिढ़ सी थी। उस औरत ने समाज का क्या बिगाड़ा है जिसके पति के न होने पर उसे सारी उम्र सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी रहने के लिए बांध दिया जाता है। मेरे और पापा के साथ हमारे कई और रिश्तेदार कतार बंद खड़े थे। धीरे धीरे सभी लोग सिर झुकाए हमारे सामने से चले गए और पंसाड मरघट जैसे सन्नाटे में तब्दील हो गया। हमारे दूर और पास के रिश्ते नाते वाले भी वहाँ से चले गए। सभी के सहानुभूति भरे शब्द उनके साथ ही चले गए। कुछ अतिनिट परिचितों के साथ हम अपने घर आ गए। पापा मूक एवं निहिर्क प्राणी की तरह आए और अपने कमरे में चले गए। बाकी बचे परिजनों के साथ मैं ड्राइंग रूम में बैठ गई। कुछ औपचारिक बातों के बाद मैं किचन से चाय बनवा कर ले आई। एक गिलास में चाय डालकर मैं पापा के पास से गई। वह बिस्तर पर लेटे हुए सामने दीवार पर टंगी मम्मी की तस्वीर को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। पापा ने मेरी तरफ देखा और पलकें झपका कर आंसू पोंछते हुए बोले, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो मानसी। उनकी ऐसी हालत देखकर मेरे गले में रुकी हुई सिसकियां तेज हो गई। मैं भी पापा को अपने मन की बात बताकर उनसे अपना दुख बांटना चाहती थी, पर लगा था वह अपने ही दुख से उभर नहीं पा रहे थे। किसे मालूम था कि मम्मी पापा को यूं अकेला छोड़कर इस संसार से प्रस्थान कर जाएंगी। इस हादसे के बाद तो पापा एकदम संज्ञाशून्य होकर रह गए। मैंने अपनी छोटी बहन दीप्ति को अमेरिका में तत्काल समाचार दे दिया, पर समयाभाव के कारण माँ के पार्थिव शरीर को वह कहाँ देख पाई थी। पापा इस दुख से उभरते भी कैसे जिसके साथ उन्होंने जिंदगी के 40 वर्ष बिता दिए। माँ का इस तरह बिना किसी बीमारी के मरना पापा कैसे भूल सकते थे। कई दिनों तक रोते रोते कर्मश रुदन तो समाप्त हो गया, पर शोक शांत न हो सका। पापा की ऐसी हालत देखकर मैंने धीरे से उनका दरवाज़ा बंद किया और वापस ड्राइंग रूम में आ गई, जहां मेरे पति राहुल बैठे थे। चाचा जी वहां बैठे हुए हलवाई, टेंट वाले, पंडित जी आदि का हिसाब करते जा रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, आजकल छोटे से छोटे कार्य में भी इतना खर्च हो जाता है कि बस। ये कहते कहते उन्होंने राहुल को सारे बिल पकड़ा दिए। मैंने राहुल को इशारे से सबका बिल चुकता करने को कहा। पापा अपने गम में इतने डूबे हुए थे कि उनसे कुछ भी इस समय कहने का साहस मुझमें न था। अच्छा मानसी बिटिया, अब मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो बताना। कहते हुए चाचा जी ने मुझे इस अंदाज से देखा कि मैं कोई दूसरा काम न कह दूं, और उनके साथ ही कॉलोनी की 3-4 महिलाएं भी चल दी। मुझे इस बात से बेहद दुख हुआ कि मम्मी इतने वर्षों से सदा सबके
सुख दुख में हमें भी नज़रअंदाज कर उनका साथ देती थी, लेकिन आज सभी ने उनके गुजरने के साथ ही अपने कर्तव्यों से भी इतिश्री मान ली थी। शाम को खाने की मेज पर मैंने राहुल से पूछा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है अब? मैं तो रात को ही वापस जाना चाहता हूँ, तुम साथ नहीं चल रही हो क्या? पापा को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे चली जाऊँ? मैंने रोआसी होकर कहा, लगता है ऐसे ही समय के लिए लोग बेटे की कामना करते हैं। पापा को साथ क्यों नहीं ले चलती? राहुल बोले, थोड़ा उनके लिए भी चेंज हो जाएगा। नहीं बेटा, तब तक पापा अपने कमरे से आ चुके थे। तुम लोग चले जाओ, मैं यही ठीक हूँ। पापा, आपको तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता, माँ होती तो और। इतना कहते कहते मैं रो पड़ी। क्यों महरी है मैं, तुम चिंता क्यों करती हो? पापा, वह तो 9 बजे आती है। आपकी बेड टी, अखबार, दूध, नहाने के कपड़े, दवाइयाँ, कुछ भी तो आपको नहीं मालूम। आज तक आपने किया हो तो पता होता। उसने मुझे इतना अपाहिज बना दिया था, पर अब क्या करूं? करना तो पड़ेगा ही ना। कुछ समझ में नहीं आएगा तो तुमसे पूछ लूँगा। कहते कहते पापा ने मेरी तरफ देखा। उनका स्वर ज़रूरत से ज़्यादा करुण था। अब क्यों रुलाते हो पापा? कहते हुए मैं खाना छोड़कर उनसे लिपट गई। मेरे सिर पर स्नेहिल स्पर्श कर सीमित होते हुए पापा ने कहा, उसी ने अभी तक सारे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा था। पंछी अपना नीड़ छोड़कर उड़ चला और ये घोंसला भी एकदम वीराने सा हो गया। मैं क्या करूं? कातरता झलक रही थी उनके स्वर में। पापा, आप हिम्मत मत हारो, कुछ दिनों के लिए ही सही हमारे साथ ही चलो ना। नहीं बेटे, जब अकेले जी नहीं पाऊंगा तो कह दूंगा। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, अभी तो यहाँ बहुत काम है। तुम्हारी मम्मी का इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, उनके फिक्स्ड डिपॉजिट, सभी को तो देखना पड़ेगा ना। जैसी आपकी इच्छा पापा, कहकर राहुल अपने कमरे में चले गए। अगले दिन महरी को सब कुछ सिलसिलेवार समझाकर मैं थोड़ी आश्वस्त हो गई। 2 दिन बाद मेरी सुबह की ट्रेन थी। जाने से एक रात पहले मैं पापा के पास जाकर बोली, पापा, कल सुबह आप मुझे छोड़ने नहीं जाएंगे? नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगी। इतना कहकर भरे कंध से वहाँ से चली आई थी। सुबह जल्दी जल्दी उठी। तकिए के पास पापा के हाथ की लिखी चिट्ठी पड़ी थी, जाने से पहले मुझे भी मत उठाना, मैं रह नहीं पाऊंगा। साथ ही 500 रुपये रखे थे, इन्हें स्वीकार कर लेना। वैसे भी ये सारे अंडरवर तुम्हारी माँ की संभालती थी। मैं ही जानती हूँ कि मैंने वह घर कैसे छोड़ा था। मैं हर रोज़ पापा को फ़ोन करती, उनका हाल जानती, फिर महरी को हिदायतें देती। मैं अपनी सीमाएं भी जानती थी और दायरे भी। राहुल को मेरी किसी बात का बुरा ना लगे, इसलिए पापा से ऑफिस से ही बातें करती। कभी कभी वह छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते थे। ऊपर से सामान्य बने रहने के बावजूद मैं भाप जाती कि वह दिल से इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वह वहाँ रहने के लिए विवश थे। उनकी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। एक दिन सुबह मैंने
पापा को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया। देर तक फ़ोन की घंटी बजती रही और उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने कई बार फ़ोन किया और हर बार यही हाल रहा। मेरी घबराहट स्वाभाविक थी। तरह तरह के कुविचारों ने मन में डेरा डाल लिया। पड़ोस में रहने वाली कविता आंटी को फ़ोन किया तो उनका भी यही उत्तर था कि घर पर शायद कोई नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा तो कभी कहीं जाते नहीं थे। मेरी हालत देखकर राहुल बोले, तुम घबराओ नहीं, थोड़ी देर में फिर से फ़ोन करना, नहीं तो कुछ और सोचते हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा था। राहुल, थोड़ा धीरज रखो मानसी, कहकर राहुल मेज पर अखबार रख कर बोले, हम इतनी दूर हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे और पापा यहाँ आना नहीं चाहते। तुम वहाँ जा नहीं सकती तो उनको ऐसी ही हालत में छोड़ दे। मैं सुबक पड़ी। जानते हो, पापा को कुछ भी नहीं आता है। बाजार से आते ही पर्स टेबल पर छोड़ देते हैं। अलमारी में भी चाबियां लगी छोड़ देते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने नई महरी रखी है। कहीं उसने तो कुछ। आजकल अकेले रह रहे वृद्ध इन वारदातों का ही निशाना बन रहे हैं। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। पापा की आवाज़ सुनी तो थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने कहा, कहाँ चले गए थे आप? पापा, मैं बहुत घबरा गई थी। तू इतनी चिंता क्यों करती है बेटी? मैं एकदम ठीक हूँ। मेरी मम्मी आज के दिन अनाथाश्रम के बच्चों को वस्त्र दान करती थी, सो उसका वह काम पूरा करने चला गया था। पापा, आप एक मोबाइल ले लो, कम से कम चिंता तो नहीं रहेगी ना। इस उम्र में मोबाइल, कहते कहते पापा हंस पड़े। तू मेरी चिंता छोड़ दे। बस दिन बीतते गए। उनकी जिंदगी उनके सिद्धांतों और समझौतों के बीच टिक कर रह गई। मैं लगातार पापा के समर्थन में बनी रही। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वह लगातार सेहत के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। अंग्रेजी दवाओं के वह खिलाफ थे, इसलिए जो देसी दवाओं का ज्ञान मुझे माँ से विरासत में मिला था, मैं उन्हें बता देती। कभी उनको आराम आ जाता तो कभी वह चुप्पी साध लेते। एक दिन सुबह कविता आंटी ने फ़ोन पर बताया कि पापा सीढ़ियों से फिसल गए हैं। अभी पापा को वह अस्पताल छोड़कर आई है। एक दिन वह डॉक्टरों की देखरेख में ही रहेंगे। शायद फ्रैक्चर हो। उनके साथ कोई है? मैं चिंतित स्वर में पूछा। आईसीयू में किसी की ज़रूरत नहीं होती, डॉक्टर को वह जानते ही हैं, कविता आंटी ने बेहद लापरवाह स्वर में कहा। कविता आंटी की बातें सुनकर मुझे दुख भी हुआ और बुरा भी लगा। इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? मेरा मन पापा से मिलने के लिए तड़पने लगा। राहुल ने मेरी मनोस्थिति भांपते हुए कहा, मानसी, तुम इस तरह न अपने घर पर ध्यान दे सकोगी और ना ही उनका मेरे सिवा और कोई करने वाला भी तो नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक औरत की दुनिया में दो ही मर्द सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक उसका पति जो उसकी अस्मत की रक्षा करता है, दूसरा उसका पिता जो उसके वजूद का निर्माता होता है। उन्हें तो मैं अपने से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर उन्हें क्या यूं ही तिलमिल मरता छोड़ दूँ?
तो इस बार उन्हें किसी न किसी बहाने यहाँ ले आओ, फिर सोचेंगे। राहुल ने निर्देश दिया। मैं अगले ही दिन पापा के पास रवाना हो गई। अस्पताल में मैंने उन्हें देखा तो विश्वास ही नहीं हुआ। पापा की दयनीय स्थिति देखकर कलेजा मुंह को आ गया। वह सफ़ेद चादर में लिपटे हुए दूसरी तरफ मुंह फेरे लेटे थे। डॉक्टर से पता चला कि पापा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं और उनका वजन भी घटकर अब आधा रह गया है। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। पापा मुझे देखते ही बोले, मानसी, तुझे किसने बताया? पापा, तो क्या यह बात भी आप मुझसे छिपा कर रखना चाहते हैं? मैं तो समझती थी कि आपने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया होगा और यहाँ तो मेरा गला रूठ गया। बाकी के शब्द होठों में ही फंस कर रह गए। मैं सब बताता रहता तो तू मेरी चिंता करती। राहुल क्या सोचेगा? ठीक है पापा, मैं भी तब तक राहुल के पास नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। मेरा घर उजाड़ता है तो उजड़े, मैं आपको यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मानसी, ये क्या कह दिया तूने? कहकर वह थोड़ा उठने को हुए, तभी नर्स ने आकर उन्हें फिर लिटा दिया। सीढ़ियों से फिसलने के बाद पापा को चोट तो बहुत आई थी, पर कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैं उन्हें अस्पताल से घर ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी निगाहें घर के चारों तरफ दौड़ गई। घर की हालत देखकर लगता ही नहीं था कि यहाँ कोई रहता है। बड़े बेढंगे तरीके से कपड़ों को समेटकर एक तरफ रखा हुआ था। पापा के बिस्तर की बदरंग चादर, सिंक में रखे हुए गंदे और चिकने बर्तन, गैस पर अधपके खाने में टुकड़े और चींटियों की कतारें। समझ में नहीं आ रहा था काम कहाँ से शुरू करूं। आज मेरी समझ में आ रहा था कि सुचारू रूप से चल रहे इस घर में मम्मी का कितना सार्थक स्तंभ और निस्वार्थ स्तंभ था। इस हालत से पापा को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं था। इसलिए मैं पापा को लेकर वापस अपने घर दिल्ली आ गई। 1-2 दिन में पूरे समय पापा के साथ ही रही। ऑफिस जाते हुए मुझे संकोच हो रहा था, पर पापा मन की बात जान गए और निसंकोच मुझे ऑफिस जाने के लिए कह दिया। राहुल और मैं एक ही समय साथ साथ ऑफिस से जाते थे। उस दिन शाम को हम लोग खाना खा रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने मीरा आंटी खड़ी थी। मैंने कहा, आइए आंटी। कहाँ से आ रही हैं इस समय? दिल्ली हाट तक गई थी, थोड़ी देर हो गई। सामने की दुकान से कोई पानी देने तो नहीं आया था? नहीं। अच्छा, तो आप भीतर तो आइए, मेरे से एक बोतल पानी ले जाइए। कहते हुए मैं वापस खाने की टेबल पर आ गई। खाना खाएंगी ना आंटी? नहीं बेटा, आज मन नहीं है। मैंने पापा को उनका परिचय कराते हुए कहा, पापा, ये मीरा आंटी हैं, सामने के फ्लैट में रहती हैं। बेहद मिलनसार और केयरिंग भी। राहुल को जब भी कुछ नया खाने का मन करता है, आंटी बना देती हैं। अरे बस बस, कहकर वह सामने आकर बैठ गई। मैंने उनकी तरफ प्लेट सरकाते हुए कहा, अच्छा कुछ तो खा लीजिए, हमारा मन रखने के लिए ही सही। और इसी के साथ उनकी प्लेट में मैंने थोड़े चावल और दाल डाल दी। लगता है आप यहाँ अकेली रहती हैं।
पापा ने पूछा। हाँ पापा, इनके पति आर्मी में है, वहाँ इनको साथ रहने की कोई सुविधा नहीं है। राहुल ने कहा, फिर तो आपको बड़ी मुश्किल होती होगी अकेले रहने में। नहीं, अब तो आदत सी पड़ गई है, आंटी बेहद उदासी नता से बोली। बेटी दामाद भी कभी कभी आते रहते हैं, फिर जब कभी मन उचाट हो जाता है मैं उनसे स्वयं मिलने चली जाती हूँ। पापा, इनकी बेटी दामाद दोनों डॉक्टर हैं और चेन्नई के अपोलो अस्पताल में काम करते हैं। मैंने कहा। बातों का सिलसिला देर तक यूं ही चलता रहा। जाते जाते आंटी बोली, मैं सामने ही रहती हूँ, किसी वस्तु की ज़रूरत हो तो बिना संकोच बता दीजिएगा। आंटी, पापा को सुबह इंजेक्शन लगवाना है, किसी को जानती हैं आप जो यही आकर लगा सके? अरे इंजेक्शन तो मैं ही लगा दूंगी, बेटी ने इतना तो सिखा ही दिया है। ठीक है आंटी, मैं सुबह इंजेक्शन भी ले आऊंगी और पट्टी भी। कहते कहते मैं भी उठ गई। हाँ बेटा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, कहकर आंटी चली गई। शाम को मैं ऑफिस से आई और पापा का हाल चाल पूछा। आज वह थोड़ा स्वस्थ लग रहे थे। कहने लगे, सुबह इंजेक्शन और डेरिंग के बाद थोड़ा रिलैक्स अनुभव कर रहा हूँ। फिर शाम को सामने पार्क में भी घूमने गया था। मैं चाहती थी पापा कुछ दिन और यहाँ रहे। हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर वह जतला देते थे कि वह वापस जाना चाहते हैं। यहाँ रहना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। मेरी शंका जितनी गहरी थी पर समाधान उतना ही कठिन। मैंने और राहुल ने भरसक प्रयत्न किया कि उन्हें यहीं पास में कोई और मकान ले देते, पर वह किसी भी तरह नहीं माने। फिर हमने उन्हें इस बात के लिए मना लिया कि 1 महीने के बाद दीपावली आ रही है, तब तक वह यहीं रहे। हमारी आशाओं के अनुकूल उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था। मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई। उस दिन मैं और राहुल प्रगति मैदान जाने का मन बना रहे थे, जहां ग्रह सज्जा के सामान की प्रदर्शनी लगी हुई थी। मैंने पापा को भी साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा। पापा, आप साथ चलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मानसी कई दिनों से माइक्रोवेव लेने का मन बना रही थी। आप रहेंगे तो राय बनी रहेगी। राहुल ने विनती करते हुए कहा, तुम्हारा मुझे इतना मान देने के लिए शुक्रिया बेटा, पर जा नहीं पाऊंगा क्योंकि पार्क में आज इस कॉलोनी के बुजुर्गों की एक बैठक है। हम दोनों ही वहां चले गए। प्रगति मैदान से आने के बाद जैसे ही हमने कार पार्क की, मीरा आंटी के घर से डॉक्टर अवस्थी को निकलते देखा। मैं एकदम घबरा गई और तेजी से जाकर पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? मीरा आंटी को, सब ठीक तो है ना? हाँ, अब सब ठीक है। उनके घर में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, मीरा आंटी सामने से आती हुई बोली, तुम्हारे पापा इधर हैं, तुम लोग अंदर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ उनको? दरअसल तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मेरी घंटी बजाकर कहा था कि उन्हें बहुत घबराहट हो रही है। मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैं उन्हें सहारा देकर अपने यहाँ ले आई और डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, शायद गैस हो रही होगी।
अभी उन्हें सोने का इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ दी है। कहते हुए उन्होंने मुझे वह पर्चा पकड़ा दिया। आंटी, बुढ़ापा नहीं, पापा अकेलेपन का शिकार है। कहते कहते मैं पापा के पास ही बैठ गई। 62 साल की उम्र भी कोई बुढ़ापे की होती है। राहुल जब तक अपने फ्लैट से फ्रेश होकर आए, आंटी ने चाय बना दी। मैं पुनः पापा की इस हालत से चिंतित थी और परेशान भी। वह पूरी बात हमने उनके साथ बैठकर बिताई। कुछ दिन और बीत गए। पापा अब फिर सामान्य हो गए थे। आंटी का हमारे घर निरंतर आना जाना बना रहता था। हम पापा में फिर से उत्साह पैदा करने की कोशिश करते रहे। एक पल वह खुश हो जाते और दूसरे ही पल उदास और गंभीर। रविवार को हम सवेरे बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। बातों बातों में राहुल ने आंटी का उदाहरण देते हुए कहा कि वह कितने मज़े से जिंदगी काट रही हैं। सचमुच वह बहुत ही भद्र और मिलनसार महिला है। इस उम्र में तो उनके पति को भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कब से वह अकेली जिंदगी जी रही हैं और आजकल के हालात देखते हुए एक अकेली औरत। पापा, आपको एक बात बताऊं, राहुल ने सारा संकोच त्याग कर कहा। मैंने पहले दिन आपसे झूठ बोला था कि आंटी के पति आर्मी में हैं। दरअसल उनके पति की मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी है। तब उनकी बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। बड़ी मुश्किलों से आंटी ने उसे पढ़ाया है। पिछले ही साल उसकी शादी की है। यह तो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने कभी बताया भी नहीं। सभी लोगों को उन्होंने यही बता रखा है जो मैंने आपको बताया था। एक अकेली औरत का सचमुच अकेला रहना कितना कठिन होता है, यह उनसे पूछिए। इसलिए मैं जब भी आंटी को देखती हूँ मुझे आपकी चिंता होने लगती है। औरत होने के नाते वह तो अपना घर संभाल सकती है, पर पुरुष नहीं। उन्हें सचमुच एक सहारे की ज़रूरत होती है। पापा, आपको लगता है कि आप यो अकेले जीवन बिता पाएंगे? मैं बेटी हूँ आपकी। मम्मी के बाद आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। मैं जो कह रही हूँ आप समझ रहे हैं ना पापा? मैं मीरा आंटी की बात कर रही हूँ। मैं अपनी बात कह चुकी थी और अब पापा के चेहरे पर घिर आए भावों को बढ़ने की कोशिश करने लगी। मानसी ठीक कह रही है पापा, राहुल बोले। बहुत दिनों तक सोचने के बाद ही डरते डरते हमने आपसे कहने की हिम्मत जुटाई है। बात अच्छी ना लगे तो हमें माफ़ कर दीजिए। बेटे, इस उम्र में शादी, मैं कैसे भूल जाऊंगा तुम्हारी मम्मी को, और फिर लोग क्या सोचेंगे? पापा का स्वर किसी गहरे दुख में डूब गया। पापा, लोग बुढ़ापे के लिए तो एक दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। इस उम्र में आपको कई बीमारियों ने आ घेरा है। उपेक्षित से ही होकर रह गए हैं आप। अब जो हो गया उस पर हमारा जोर तो नहीं है। फिर लोगों से हमें क्या लेना देना? आप दोनों तैयार हो तो हमें दुनिया से क्या लेना? मीरा से भी तुमने बात की है? उन्होंने बेहद संजीदगी से पूछा। मीरा से भी तुमने बात की है? उन्होंने बेहद संजीदगी से पूछा। हाँ पापा, हमने उन्हें भी मुश्किल से बताया है। यदि आप तैयार हो तो। आप हमारा हमेशा ही भला चाहते रहे हैं।
क्या आप चाहते हैं कि हम सदा आपके लिए चिंतित रहें? बहुत सी बातें आप छिपा भी जाते हैं। मैं पहले भी आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर हर बार संकोच की दीवार सामने आ जाती थी। वह कुछ असहज भी थे और असामान्य भी, किंतु जिस लाड भरी निगाहों से उन्होंने मुझे देखा, मुझे लगा मेरी यह हरकत उन्हें अच्छी लगी है। पापा प्लीज, कहकर मैं उनके पास आकर बैठ गई। आपको सुखी देखकर हम लोग कितनी राहत महसूस करेंगे, यह मैं कैसे बताऊं। आपकी ऐसी हालत देखकर मेरा जी भर आता है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ पापा। कहते कहते मैं रो पड़ी। पापा धीरे से मुस्कुराए। शिष्टाचार के सभी बंधन तोड़कर मैं उनसे लिपट गई। महीनों से खोई हुई उनकी हंसी वापस उनके चेहरे पर थी। उनका ठंडा मीठा स्पर्श आज अरसे बाद मुझे मिला था। थैंक्स पापा, कहते कहते मेरी आवाज़ आंसुओं के चलते भर्रा गई।